अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तारनाका डिवीजन के विनोद नगर के कॉलोनी के रिहायशियों ने इतवार को अपने मसाइल के ताल्लुक से डिप्टी मीर को अपने कैंप ऑफिस में एक अर्जदाश्त पेश की है। इसका जवाब देते हुए ग्रेटर हैदराबाद सिटी की डिप्टी मेयर मिसेज मोटे सिलाथा शोभन रेड्डी, टीटीयूसी के रियासती सदर मिस्टर मोटे शोभन रेड्डी ने आज जीएचएमसी के कई ओहदेदारों और कॉलोनी के मकीनों के साथ विनोद नगर बस्ती का दौरा किया। उनके मसाइल का एक हिस्सा विनोद के कब्रिस्तान की जांच करना था। कॉलोनियों ने डिप्टी मेयर से कहा है कि कब्रिस्तान में जनाजे के लिए जगह मख्तस की जाए, नहाने के लिए बोर कनेक्शन, बैतुल खला, सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, बुजुर्गों के लिए बेंच वगैरह का नस्ब किया जाए। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने जवाब दिया और हुक्काम को हुक्म दिया है कि विनोद नगर कब्रिस्तान को मलापुर के वेकंथा डैम की तरह खूबसूरत बनाया जाए। इसके तहत जीएचएमसी की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को मतलूबा सहूलियात के बारे में तखमीना तैयार करने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा सफाई के हिस्से के तौर पर डीई वेंकटेश को कब्रिस्तान के अंदर के माहौल को हर वक्त साफ रखने की हिदायत दी गई है। इस प्रोग्राम में जीएचएमसी के ओहदेदारों, कांग्रेस के सीनियर कायदीन प्रवीण लाल, विनोबा नगर कॉलोनी के बाशिंदों के सदर महेश, वजीर प्रवीण कुमार, नरसिंह राव, जया, विनोद कुमार और हनुमान अंजयू, केशव और दीगर ने शिरकत की। बच्चों को मस्जिद से ना भगाए, उनकी मासूम शरारतें अल्लाह को बहुत पसंद है। मस्जिद को प्यार, मोहब्बत और अमन की जगह ही होना चाहिए ताकि हर मस्जिद आने वाला यानी यही पैगाम लेकर जाए। बच्चों को तो खुसूसी शफकत और मोहब्बत दी जानी चाहिए ताकि उन्हें पता चले अल्लाह ताला कैसे हैं, जिसके घर में इन्हें इतनी मोहब्बत मिल रही है। याद रहे, ये मासूम बच्चे अपने घरों में टीवी, मोबाइल और खेलों को छोड़कर मस्जिद आते हैं। मदर टेरेसा मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए अपनी गैर मुतज़लज़िल कोशिशों और दुनिया भर में बहुत से अफराद के लिए एक तहरीक के तौर पर काम करने के लिए जाना जाता है। मदर टेरेसा हमदर्दी और इंसान दोस्ती की अलामत बनी हुई है। इसकी सालगिरह 26 अगस्त इसकी गैर मामूली जिंदगी और पुरअसरात को याद करने का मौका फराहम करती है। पूरी दुनिया में काबिल एहतराम सुन्नत बनने का इसका सफर इसकी गैर मुतज़लज़िल लगन और बेलौस खिदमत का सबूत है। इब्तिदाई जिंदगी 26 अगस्त 1910 को स्को बजे मुक़द्दमिया में पैदा होने वाली मदर टेरेसा की इब्तिदाई उम्र से ही मजबूत कैथोलिक परवरिश हुई है। मदर टेरेसा ने खुदा की पुकार को महसूस किया और सिर्फ 12 साल की उम्र में कमिश्नरी बनने का इंतखाब किया। 1928 में वो अपने वालिदैन के घर से बाहर चली गई और सिस्टर्स ऑफ लोटो में शामिल हो गई, जो हिंदुस्तान में मिशन के साथ राहबाओं का एक आयरिश ऑर्डर है। डुबलिन में चंद माह की तरबियत के बाद मदर टेरेसा को भारत भेज दिया गया, जहां उन्होंने कोलकाता में 1931 से 1948 तक स्कूल टीचर के तौर पर काम किया। ख्याल किया जाता है कि इस दौरान वो गुर्बत में जिंदगी गुजारने वालों को देखकर मुतासिर हुई। वो अपनी जिंदगी गरीबों की बेहतरी के लिए वक्फ करने का फैसला किया। मदर टेरेसा ने शहर के निचले तरीन गरीबों के लिए अनथक मेहनत की, यहाँ तक कि उनकी कोशिशों को सपोर्ट करने के लिए किसी माली वसाइल के बगैर भी इसने कच्ची आबादियों में रहने वाले बच्चों के लिए एक आउटडोर स्कूल कायम किया। इसके अलावा उन्होंने 7 अक्टूबर 1950 को मिशनरीज ऑफ चैरिटी कायम की, जो एक बेलौस तंजीम है जो पसमानदा अफराद के समाजी पस मंजर, नस्ल या अकीदे से खता नजर उनकी मदद करती है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के हजारों मेंबरान इसकी मौत तक 130 से ज्यादा ममालिक में इनके काम को जारी रखे हुए थे। मदर टेरेसा को उनके गैर मुतज़लज़िल कोशिशों के लिए आलमी सतह पर मुतअद्दिद एजाज़ात और पज़ीराई मिली। इनमें सबसे ज्यादा काबिल ज़िक्र 1969 का अमन का नोबेल इनाम था, जिसे उनके इंसानी कोशिशों के लिए दिया गया था। अपनी कबूलियत तकरीर में उन्होंने कहा था कि अच्छा इंसान बनना ही काफी नहीं है, हमें अमल करने वाला बनना चाहिए। मोहब्बत खुद से नहीं रह सकती, इसका कोई मतलब नहीं है। मोहब्बत को अमल में लाना है और यही अमल खिदमत है। खुतबुल्लापुर हल्का कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज हनुमंत रेड्डी ने आज निजामपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मदर टेरेसा के 114वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत की और मुजस्समे को खराज अकीदत पेश किया और बाद में मदर टेरेसा चैरिटी श्रीनिवास रेड्डी सदर एनएमसी कांग्रेस के जरिए मुनक़िदा खून के अतिया कैंपस में शिरकत की। पार्टी कॉलन राजशेखर रेड्डी और मंदिर कमेटी के अरकान मौजूद रहे। रियासती हुकूमत के मुशीर जनाब शब्बीर अली ने आज कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में नए शोरूम का इफ्तिताह किया।
GHMC ने तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए रायदुर्ग में यूनिटी मॉल के लिए मौजूदा अराजी को मस्मार करके आजाद कर दिया है। GHMC की जानिब से रायदुर्गम में सरकारी अराजी पर तामीरात को मस्मार करने से कशीदगी फैल गई है। रेवेन्यू और GHMC के अहदेदारों ने सरकारी अराजी पर तामीरात को मस्मार करने के आगाज के साथ ही रायदुर्ग, पाइज गांव और श्रीलिंगमपल्ली मंडल में कशीदगी फैल चुकी है। इन्हदाम सर्वे नंबर 2, 3, 4 और 5 में ढांचे को निशाना बनाया गया है। मुकामी मज़ाहिमत का बायस बना और नज़्म नस्ब बरकरार रखने के लिए पुलिस को लाया गया है। बुनियादी मकासद में इन इंडिया के तस्वुर को फरोग देना है, एक जिला एक प्रोजेक्ट के तस्वुर को फरोग देना है। देही कारीगरों को उनकी मसनूआत फरोख्त करने में मदद मिलेगी। दरियासना हैदराबाद और जिसकी नुमाइंदगी इसके मजाज दस्तखत कुनिंदा मोहम्मद मुमताज अली खान ने की, उन्होंने हुकूमत के मंसूबों के खिलाफ एक रिट पिटीशन दायर की है। पिटीशन में यूनिवर्सिटी और मॉल की मौजूदा तामीर को चैलेंज किया गया है, जिस पर हैदराबाद का दावा है कि इसने पट्टा जमीन दी है। दरख्वास्त गुजार का इस्तदलाल है कि रियासत के अक़दामात गैर कानूनी है, क्योंकि 1955 के इनाम के खात्मे के एक्ट के तहत हुकूमत के पास मौजूद पट्टा जमीनों और इनाम की जमीनों की कोई मुनासिब शिनाख्त और हदबंदी नहीं है। हैदराबाद ने असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सर्वे एंड लैंड रिकॉर्ड के जरिए मुकम्मल सर्वे की तकमील तक मुतनाज़ अराज़ी पर हुकूमत की मुदाखलत को रोकने के लिए अदालती हुक्म की दरख्वास्त भी दायर की है। उन्होंने दरख्वास्त की है कि यूनिटी मॉल की तामीर से मुतालिक किसी भी सरगर्मी को इस वक्त तक रोक दिया जाए जब तक कि जमीन की दुरुस्त हदबंदी नहीं होती और तमाम फरीकैन को अपना केस पेश करने का मौका फराहम किया जाता है। इसके अलावा अहम जवाब तेलंगाना स्टेट लीडर और इसके अलावा प्रमोशन कॉरपोरेशन मुख्तलिफ रेवेन्यू अहदेदार खान ने दावा किया है कि हिस्सेदार और अदालत में ज़ेर इल्तिवा रहेंगे। तहम हुकूमती हुकाम का कहना है कि दरख्वास्त गुजार ने जमीन पर कब्जा किया है और इसलिए मुनासिब कार्रवाई के बाद इसे मस्मार कर दिया गया है। करे थे 37 एकड़ हमारा लैंड है इधर, इलीगली आके हमको डिस्पोजल करने के वास्ते इनके आपके एमडी श्रीनिवास नायक अलॉन्ग विद अदर ऑफिसर्स मिलके आके हमको हरासमेंट करे। मासूम मेरे बच्चे रात सुबह 7 बजे नींद में से उठा के पूरा सामान बाहर फेंके मेरा, पूरा डिमोलिश करे। सामान भी बता दो बाहर आओ आप। पूरा सामान मेरा बाहर फेंके, सुबह 7 बजे आके इलीगली आके मेरे को डिस्पोजल करने की पूरी कोशिश करे। पूरे पुलिस ऑफिसर्स को लेकर आके मेरा पूरा सामान रोड पे करे। इधर मेरे मासूम बच्चे थे, जबरदस्ती मेरे साथ मेरे घर वालों को जबरदस्ती घर के बाहर निकाल के ये पूरा सामान पूरा बाहर फेंके, पूरा सामान बाहर फेंके। कोई इंटीमेशन नोटिस दिया आपको? इंटीमेशन नोटिस से मिला, कुछ नहीं मिला। हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। मैं ये लोग को बोला कुछ ऑर्डर है, कोई स्टेटस को ऑर्डर्स भी है वहाँ के? मैं बोला स्टेटस को ऑर्डर भी है बोल के बोला उनको। बोलने के बाद डिमोलिश के कुछ ऑर्डर थे तो वो भी बताओ बोल के बोला। वो लोग वो भी नहीं बता रहे, इलीगली आके मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं। और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा जो रिट पेंडिंग है ना, अपोजिट एडवोकेट भी आके ठहरा हुआ है वहाँ पर। ओके, क्या नाम है उनका? लाला रामू नाम है उनका, उन्होंने भी आके ठहरा हुआ है। उन्होंने घर के पूरा है तो पूरा हमको परेशान कर रहे हैं ये लोग। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, साहब हायर ऑफिसर्स को बोल के रुकाइए और इसके अंदर जयेश रंजन साहब मेरे को बुला के जो है सो फोन करके बुलाए। मैं नहीं गया तो मेरे दूसरे दिन 20 जनों को मेरे घर पे भिजा दिया और डिमोलिश करते वक्त फिर मेरे को नोटिस दिया। मैं जाकर उनसे बात करके आया, उनको पेपर सब बताया, जो भी कोर्ट के हिसाब से हम काम करते बोल के बोले हम भी कोर्ट का पालन करेंगे। अगर मेरे खिलाफ में ऑर्डर आया मैं कुछ घर खाली करके चले जाता। आपको जयेश रंजन को नोटिस में कुछ मार दिए बोल के भी सुने हम? मैं कुछ 2020 में मैं मर गया बोल के लिखे। मेरे फादर मेरे को सन बता दिए, सन को फादर बना दिए। और आपको एम्प्लॉय था बोले, मैं लिखा में एम्प्लॉय था ना मेरे फादर एम्प्लॉय थे। तो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है पूरी ये। ओके, तो ये कितने सर्वे नंबर से? ये पूरा 1 to 41 सर्वे नंबर से 37 एकड़ 8 गुंटा से पूरा लैंड। कितनी है? कौन से विलेज में? रायदुर्ग पाएगा विलेज में है। ओके, ये मंडल कौन सा लगता? श्रीलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। ओके फाइन। ये पूरा सामान पूरा रोड पे भिरका दिए। मासूम बच्चे सुबह उठा के नींद में से उठा के पूरा करा दिए। घर के रोड पे आ गया, पूरा रोड पूरा डिमोलिश कर दिया। अंदर से घर बता सकते हैं आपका? बिल्कुल बता सकते हैं, अंदर से कराइए। पूरा इधर हमारा किचन था और वॉशरूम था, ये पूरा डिमोलिश कर दिए। ओके, इधर हमारा किचन नहीं है और इधर एक रूम है। जबरदस्ती पूरा सामान खाली कराए। यहाँ भी एक रूम है,
ये भी एक रूम है. और आपका डीवीआर और सीसीटीवी कैमरा था? सीसीटीवी सर्वेलेंस था, पुलिस वाले लेके उनकी गाड़ी में रखी है सीसीटीवी सर्वेलेंस का डीवीआर पूरा. ओके. एक नोटिस नहीं थी, छुट्टी नहीं थी हमारे लोग. एक नोटिस नहीं थी, एक नोटिस नहीं थी हमारे लोग. छोटे छोटे बच्चे हमारे को सुबह सुबह आके हरासमेंट करे, हमारे सुबह आके हमारे हरासमेंट करते हैं. घर में हार्ट पेशेंट है, मेरे मदर है, मेरे हार्ट पेशेंट है, मेरे फादर. छोटे छोटे बच्चे कॉलेज को ले गए, स्कूल को ले गए. बराबर गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी सर आप देखना, आप देख के नहीं ये लोग पर पूरा के पूरे एक्शन बराबर लेना. हमको जो ने तकलीफ दी हमारे को आके नोटिस नहीं दिए, कुछ नहीं दिए. पुलिस वाले समझे ना, कंपनी वाले पीछे ने लेदर कंपनी एमडी का नाम क्या है? कितना पुराना है घर अपना श्रीनिवास नायक? पुराना 19 समय को मैं 35-40 का है समय को ये था. मेरे दादा भी मेरे वाले इसी में था. हमारे को नोटिस नहीं दिए, कुछ नहीं दिया हमारे को. समझना रेवंत रेड्डी साहब ये देखना ही है. छोटे छोटे बच्चों को पूरा सामान मेरा यहाँ है, वीडियो ले जाए. आप देखेंगे सर, ये पिक्चर ठहरे ना, उनको बदवा लगेंगे लोग. पूरे हमको तकलीफ देना घर में से पड़ा. एक्शन लेना सर. असेंबली इलेक्शन 2024 पूरे हल्का बैरवा से जुर्रतमंदाना काम किया गया. बैरवा हल्के के नौजवानों की पहल देखी गई है. Seriously unite under one banner and one slogan. Candidate from Birwa, mandate from political party, especially national parties. They approached me and insisted me repeatedly for this, and finally I had to carry out their task. National Congress mandate is yet in dilemma. So they are thinking and they have yet to submit their resolution. Maybe I may be there, figuring in the list. ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि बीरवा का इस्तेसाल हुआ सियासी सतह पर. जब से कश्मीर के परगने बने थे तो बीरवा एक परगना था. परगर बन पत्त बीरवस मज जहें ति रिप्रेजेंटेशन वजह या वजह ब्या तथ पज वनकस जवान गमत यूनाइट विद वन वॉइस. तो अस पज इज्जत कर आवाज थावन. ये मैंने इनका मान कहना. बीरवा से इस्तेसाल के बारे में जब हम बात करें तो बीरवा आज तक हुआ क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बीरवा में हुआ क्या है, आप मुझे बताएं. अख सड़क मागू पे खसान बड़गूम बड़गूम अत गाँव 5-10 बिचार मे गोफ बन. बीरवस मज वन मे इंफ्रास्ट्रक्चर सतह पे कुस इंस्टीट्यूशन बनामुत. इंस्टीट्यूशन बीरवस मज सह डाइट कम्प्लेक्स. वो कॉलेज अचीवमेंट कॉलेज अचीवमेंट वन घर पत घर कॉलेज, गांव पत गांव कॉलेज. तुम वो डिस्पेंसरी वनकस बीरवा में है क्या? यू जस्ट पॉइंट आउट वन थिंग, वी कैन कन्विंस आइदर गेट कन्विंस्ड कि यहाँ है नहीं, कुछ नहीं है बीरवा में, कुछ नहीं है बीरवा में, सब कुछ करना है फ्रॉम शुरू से जीरो से यहाँ शुरू करना है. इस्तेसाल यहाँ बहुत हद तक हुआ है. जैसे आपने पहले कहा कि मौली साहब ने वक्त पर नसर मैंडेट बीरू नौजवान सप्रेस डिप्रेसिव. फर्स्ट ऑफ माई प्रायोरिटी विल बी टू गेट हिम आउट ऑफ slums of depression, just to induce vigor in their life. तम जिंद गोड़ कर तम ईत्या मर्द आमद कर सियासी इस्तेसाल से. दोम इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो पे शुरू कर. कंपेयर करो बाकी इलाकन से टंगमर्ग सत या खान सबन सत या करो वो हंदवारा वो कुपवारा वो तम हिसाब से जीरो पे शुरू करो. तो एज ए इंजीनियर माई प्रायोरिटी विल बी टू मेक बीरवा एज ए न्यू, including development of the towns like this Magaon, Narbul, Birwa, Chingara, Ratsu.
ऐसे गांव है जो पिछड़े हुए हैं तो खज ये पड़ा कुमर खज बीरू नेरू तो छु गसन गफ मस बुझ क्या बुझ कहीं ये हाल प्रत कुन तुम वो ये क्या करने जरूरत ये सोरे क्या इंशाल्लाह सोरे कर ये गथ 30-35 वरी टर्माइलस तथ मज डेवलपमेंट कश्मीर ओवरऑल कथ पत उमर साहब बन नेशनल कॉन्फ्रेंस मज तमन विज आव सह अपोजिशनस मज तम विज अपोजिशन तुम पता तक रोल कम पान मगर बीइंग चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट still he upgraded certain roads, a few roads. So that is a achievement by national conference. Otherwise जितनी वुसअत नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जितने अवकात नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे उस हिसाब से इन्होंने भी कुछ खास किया। वक्फ तरमीमी बिल के गौर खौस के तौर पर एक वकला का इजलास ओल मलकपेट में आज 11 बजे दिन जनाब एम.ए. अजीम एडवोकेट की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें शेख सैफुल्लाह खालिद एडवोकेट, मोहम्मद इस्माइल एडवोकेट, वहीद अहमद एडवोकेट और मोहम्मद सालेबा हमीद एडवोकेट, सैयद अताउल्ला राशिद, मोहम्मद अजीम खादरी एडवोकेट, मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन एडवोकेट और मोहम्मद उमर एडवोकेट ने शिरकत की थी। इसके अलावा वक्फ तरमीमी बिल 2024 के जरिए मरकजी हुकूमत वक्फ को खत्म करना चाहती है। इससे मुसलमानों की मजहबी आज़ादी में मुदाखलत की जा रही है और हमारे मजहबी जज्बात भी मुतासर करने की कोशिश की गई है। मौजूदा वक्फ तरमीमी कानून दस्तूर के दफात 25, 26 और 14 की खिलाफ वर्जी करता है। मरकजी हुकूमत वक्फ हाइवर्स के सेक्शन 3 को निकाल कर मसाजिद, दरगाहें, कब्रिस्तान और वक्फ जायदादों के तहत जो ज़रई अराजियात है से छीन लेना चाहती है। वक्फ तरमीमी कानून का मकसद वक्फ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि इसे बर्बाद करना है। मरकजी हुकूमत अगर वाकई वक्फ को मजबूत मुस्तहकम करना चाहती है तो मरकजी रियासती वक्फ बोर्ड्स को इख्तियार हवाले करे। मरकजी हुकूमत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुदाखलत कर रही और मुसलमानों के हक को छीन रही है। अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट, सदर एडवोकेट्स फोरम ने वकला के इजलास ओल मलकपेट से खिताब करते हुए उन ख्यालात का इजहार किया है। इसके अलावा नुमाइंदगी और एहतजाज दर्ज किया गया है। यह बिल सिर्फ और सिर्फ वक्फ जायदाद को नुकसान पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत वक्फ तरमीमी बिल लाना चाहती है। इससे वक्फ को बचाने के बजाय इसे बर्बाद करने के लिए इस बिल को मुतारिफ किया गया। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत बोल रही है कि 2024 का जो वक्फ एक्ट बनेगा, जितने भी वक्फ की जायदादें हैं इसे रजिस्टर करना है और हुकूमत बोल रही है कि डेट लेकर आओ। अब हम 500 साल पुरानी मस्जिद या दरगाह की डेट कहां से लाएंगे? ये भी आ रहा है कि मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो, उनको भी तोड़कर जो है मार्केट या कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वो कमर्शियल नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। ये तो सेक्शन 3 में गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करना चाह रही है। अब वक्फ बाय यूज़र का मतलब क्या है? जैसा हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज आप उसको मंदिर घोषित करते, बाय कस्टम एंड यूसेज, वैसे ही मुसलमानों में वक्फ बाय यूज़र उस वक्त जब मस्जिद में जाके मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, वक्फ बाय यूज़र हो गई। दरगाह में जाकर कोई जा रहा है, वो वक्फ बाय यूज़र हो गया। किसी एक सूफ़ी की खानखा है, वहाँ पर जिक्र की महफिल हो रही, वक्फ बाय यूज़र हो गया। ख़बरस्तान है, वो वक्फ बाय यूज़र है। वो एक्ट है, सेक्शन 95 में एक्ट है। मोदी गवर्नमेंट वक्फ बाय यूज़र को निकालना चाह रही है। क्यों निकालना चाह रहे हैं भाई वक्फ बाय यूज़र को? आप जब आप हिंदू धर्म में बाय कस्टम एंड यूसेज ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अ एंडोमेंट प्रॉपर्टी, वैसे ही आप इस्लाम में वक्फ बाय यूज़र का मतलब ये है कि मस्जिद मेरी है। आप वो इसलिए निकालना चाह रहे ताकि कल जितने यतीम खाने हैं, ऑर्फनेज है, क़ब्रिस्तान है, मस्जिद है, दरगाह के तहत जो ज़मीनें हैं, उन सब को आप बोलेंगे वक्फ बाय यूज़र नहीं है, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम उसका गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बोल के कब्जा कर लेंगे। ये सेक्शन 3 का वक्फ बाय यूज़र निकालने का तरीका एक ही है। ये पूरा मस्जिदों को छीन लो मुसलमानों से, दरगाहों को छीन लो, क़ब्रिस्तान को छीन लो और दरगाह खानखा के तहत जो ज़मीनात एग्रीकल्चर लैंड पूरों को छीन लो। ये असल मकसद है। और आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1965 में मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान है। 1965 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के
कंसेंट से मुसलमान और क्रिश्चियन जनस्थान के लोगों में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि जो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी थी उसको 8 एकर्स हम क्रिश्चियन जनस्थान को देंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड के परमिशन से। वो इशू कोर्ट में क्लोज हो गया। अब 2023 में फिर केस हो गया उसके ऊपर। तो अब वक्फ बाय यूजर आप निकाल लेंगे तो आप बोलेंगे नहीं ये भाई नहीं मुसलमानों का। समझे मेरी बात को आप। और गवर्नमेंट क्या बोल रही कि अब रजिस्टर करना है, अगर ये 2024 का एक्ट बनेगा उसको अब जितने प्रॉपर्टीज को जितने वक्फ है उसको रजिस्टर करना है। कैसा रजिस्टर करेंगे? बोल रहे कि आप डीड्स लेकर आओ। अब मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद की डीड कहाँ है बताओ आप मेरे को। हैदराबाद में 400 साल पुरानी मक्का मस्जिद, उसकी डीड कहाँ रहेंगी बोलो आप। दरगाह यूसुफैन है 400 साल की है, कहां से डीड लाएंगे बताओ आप। बाबा शरफुद्दीन की दरगाह है वो तो 600 साल पुरानी है, कहां से डीड लाएंगे बताओ आप। चार मीनार के सामने एक मस्जिद है, अंदर नहीं, उसकी डीड कहां से लाएंगे। अब डीड लाने का आपके पास जवाब क्या है? अब डीड नहीं लाए तो बोलेंगे नहीं आपके नहीं डीड नहीं है, रजिस्टर नहीं होंगी ये। अब रजिस्टर नहीं होंगी बोलते फिर गवर्नमेंट कब्जा कर लेंगे उसका। हिंदू धर्म में कस्टम एंड यूसेज की बुनियाद पर होता पूरा। कामारेड्डी जिला के मंडल काचापुर गांव में नए कायम होने वाले PACCS के मौके पर काचापुर गांव के लोगों ने PACCS सोसाइटी की तश्कील पर खुसूसी तवज्जो दी और कामारेड्डी कस्बे के R&B गेस्ट हाउस में हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शब्बीर को एजाज से नवाजा। मुगल शहनशाह अकबर के दौर का सुनहरी पत्तों की शक्ल में तैयार करदा कुरान पाक का एक मुनफरिद नुस्खा जिसे अली इब्ने अब्दुल करीम अल सामरी अल बसरी ने 1574-75 में आगरा में तैयार किया था। मख्तुआ की तबई शक्ल कई तरीकों से गैर मामूली है। फोलियो की शक्ल छोटे पत्तों या पंखुड़ियों की तरह होती है और हर सफ़े के मतन वाले हिस्से इसे शक्ल की पैरवी करते हैं। मखतूता हर सफ़े के ऊपरी हिस्से में सफनीका की शक्ल में होता है। ये एक शक्ल है जो अक्सर 15वीं और 16वीं सदी में फारस में शायरी के एंथोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कुरान के नुस्खों के लिए बहुत कम इस्तेमाल होती है। गर्चे रस्मुल खत साफ सुथरा और पढ़ा जाने वाला है, लेकिन स्क्रिप्ट और कोडेक्स और सफीना फॉर्मेट दोनों के छोटे साइज ने इसे पढ़ने के लिए नाकाबिल अमल बना दिया है और बहुत से छोटे कुरानों की तरह इसे शायद एक छोटे से मामले में इंसान के बारे में ले जाने के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा वर्ड्स दाएं हाथ के सफ़े के निचले बाएं तरफ रिवायती जगह के बजाय डबल सफ़े के फैलाव के निचले सफ़े के ऊपर लिखे जाते हैं। हाशिए में सोने के फूलों की सजावट इब्तदाई मुगलों के काम की मखसूस है और 16वीं सदी के सफ़ी सरहदी रोशनी के असर को जाहिर करती है। और अगरचे सूर्य के उन्वानात पर रंगीन रोशनी की पैनल बहुत छोटे हैं, लेकिन जो कुछ नजर आता है वो इस मौरसी असर को जाहिर करता है। बाइडिंग की मरम्मत के बाद तारीख में की गई, लेकिन कोर के बाहर सोने की जमीन पर फूलों की सजावट का अंदाज और दोहरे रंगों पर फ्लेग्री के काम से अंदाजा होता है कि ये शायद 17वीं सदी का है। ये मखतूता अकबर के दौर हुकूमत में एक दिलचस्प वक्त में तैयार किया गया था। 1570 की दहाई तक आगरा अकबर का सरकारी दारुल हुकूमत और सबसे अहम मुगल शहर था। शाही वर्कशॉप और इंतजामी ब्यूरो के साथ साथ ये तिजारती सरगर्मियों का एक मरकज रहा, जिसमें कालीन बुनने वाले, गारमेंट्स बनाने वाले, एक सिक्का और टेक्सटाइल और बहुत से दूसरे हुनर रहे हैं। इसके सालों में आगरा से 25 मील मगरिब में फतेहपुर सेकरी के अकबर के शाही महल की तामीर देखी गई है और इसके अलावा जिसमें इस साल मौजूदा मखतूता नखल किया गया था। फतेहपुर सेकरी में कई अहम तरीन इमारतों की तामीर हुई, जिनमें ट्रांसलेशन ब्यूरो, एम्परल रिकॉर्ड्स ऑफ हाउस और वर्ल्डशिप कायम की गई है। अकबर नामा और एन अकबरी के मुसन्निफ बनेंगे। मुआसिर मुगल तारीख निगार बदूनी के मुताबिक अगले साल में हजरत आली के हुक्म से बहुत सी इबादत गाहें बनाई गई थी। हजरत का ज्यादा वक्त कलाम इलाही यानी कुरान और हदीस पर गुजरा है और उनका दिल ताजीम से लबरेज था, इसलिए जो सच्चा देने वाला है यानी बदउनवानी का हवाला प्लोजिम ने ऐन अकबरी जिल्द अव्वल सफ़ा 9-71 में दिया है। अकबर के दौरे हुकूमत से महफूज तरीके से मंसूब कुरान यानी रफ्तार और तारीख के नाम से मकबूल शुदा कॉल्फन था और ये इंतहाई नायाब रहा है। 1985 में ब्रांड और लोरी के मुताबिक ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इसे ईजाद किया था।
اکبر کے دور حکومت سے محفوظ طریقے سے منسوب صرف دوسرا نسخہ معلوم ہو گیا ہے۔ AIMIM کے سپریمو BR اسد الدین اویسی نے وقف ترمیمی بل کے خطرات پر بحث کے لیے تلنگانہ وقف بورڈ کی خصوصی میٹنگ میں شرکت کی۔ MIM کے MLA اکبر الدین اویسی نے فاطمہ اویسی کالج کو منہدم کرنے کی دھمکیوں کے درمیان دفاع کیا ہے۔ MIM کے MLA اکبر الدین اویسی کا کہنا ہے کہ مجھے گولیوں سے مارو لیکن میرے اچھے کام کو برباد نہ کرے۔ AIMIM کے MLA اکبر الدین اویسی نے فاطمہ اویسی کالج کے ممکنہ انہدام کے بارے میں ایک طاقتور رد عمل دیا ہے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 40,000 طلبہ کو مفت تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ مجھے گولیوں سے مارو لیکن میرے کالج کو تباہ نہ کرو۔ اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ ان عمارتوں کو ڈھا کر ہمارے عزم و حوصلوں کو کم کرے، اس سے بلند عمارتیں بناؤں گا، اتنی بلند بناؤں گا کہ قطب مینار کی بلندی بھی شرم آ جائے، ویسے بلند عمارتوں کو بناتا رہوں گا۔ یہ میرا عزم ہے، یہ میرا ارادہ ہے، یہ میرا جنون ہے۔ ایسا کہاں سے آ رہا مجھے بھی نہیں معلوم۔ ہم لوگوں کو شکایت رہتی ہے، شکوہ رہتا ہے، ارے بابا اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے میرے پاس؟ ارے بھائی میرے سے شکایت کیوں؟ اللہ سے شکایت کرنا۔ اے اللہ تو اس گنہگار کو کیوں دے رہا؟ ہم نیک لوگوں کو کیوں نہیں دے رہا؟ اللہ سے پوچھو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تو اس گنہگار کے ساتھ ساتھ ان نیک لوگوں کو بھی دے دے دولت، اس کے ساتھ ہدایت بھی دے دے کہ ایسے ہی مانا دے دے۔ مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے شکایت ہے، مجھ سے شکوہ ہے، میں خراب ہوں تو صحیح ہے۔ میں 12 عمارتیں بنایا، مجھ پہ الزام لگانے والے، مجھ کو خراب کہنے والے سے میں درخواست کروں گا کہ آپ 24 عمارتیں بنا دیں۔ میں 40,000 بچوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ 4 لاکھ بچوں کو پڑھا دو، اس سے قوم کی بھلائی ہوگی نا۔ مقابلہ کرنا ہے تو یہ مقابلہ کرو۔ اکبر تو نے بلہ گڑے میں ایسی عمارت بنائی تو ہم اس سے اچھی بنائیں۔ اکبر تو ہزاروں بچوں کو پڑھا رہا ہے، ہم لاکھوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اکبر تو لاکھوں خواتین کو ہنر دے رہا ہے تو ہم سینکڑوں کو دیں گے، کروڑوں کو دیں گے۔ اکبر تو 1,000 یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، ہم 10,000 یتیموں کی کریں۔ مقابلہ اس طریقے سے کرو نا، جواب اکبر کا اس طریقے سے دو نا، اس سے قوم کا بھی فائدہ ہے۔ نہیں، اکبر صاحب یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو ہاتھ ذرا ٹیڑھا تھا، سیدھا رہنا۔ یہی شو کیا ہوگا بھائی؟ نہیں، اکبر صاحب ایسا کیوں رکھے، ایسا رکھنا۔ اکبر صاحب کھانے پہ کیوں رکھے، سر پہ رکھنا۔ اکبر صاحب سینے پہ کیوں رکھے، پیٹھ پہ رکھنا۔ آپ بتاؤ ٹھیک ہے بھائی، میرے ہاتھ میں رکھنے کا سلیقہ نہیں آیا، مجھے قابل نہیں ہوں۔ اللہ نے آپ کو نیک بنایا، قابل بنایا، علم کی دولت سے نوازا، صحیح ہاتھ رکھنا آپ کو اللہ نے سکھایا ہے، تو چلو آپ صحیح رکھو۔ نہیں، ہم رکھیں گے نہیں، جو رکھ رہا ہے اس کو بولیں گے یہ تیرا ہے، صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ ہاں بتاؤ، یہ مثال ہو گیا قوم۔ خیر بہرحال مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، ہمارا کام جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔